नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुशवाहा। दोस्तों आज आपके लिए लेकर आए हैं पुनः नया वीडियो। चूँकि जीआईसी का जो एग्ज़ामिनेशन है उसकी डेट घोषित हो चुकी है और हमें लगता है कि इसी संडे को ही एग्ज़ामिनेशन है। इसी जो संडे को ही एग्ज़ामिनेशन है, तो बिल्कुल एग्ज़ामिनेशन नज़दीक आ गया है। और तो अपनी तैयारी को आप बनाए रखिएगा। और 19 को एग्ज़ाम इसका है और हमें लगता है 26 को जो एग्ज़ाम है वो आपका आश्रम पद्धति वाला है। तो ये दो एग्ज़ाम लगे हुए हैं और चूंकि इस बीच में समय का बहुत ज़्यादा अभाव होने के कारण आपको प्रॉपर वीडियो नहीं मिल पा रहे हैं, उसके लिए हमें भी खेद है। और चूंकि कॉलेज ओपन है, कॉलेज में कई सारे ऐसे कार्य होते हैं जिनमें व्यस्तता ज़्यादा है। फिलहाल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको प्रॉपर वीडियो मिल पाए। तो शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। देखते हैं कुछ ऐसे प्रश्न जो काफ़ी परेशान कर सकते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे नज़र डालते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? कह रहा है कैंसर्स आर द ए पार्ट ऑफ द एवरी कल्चर एंड हैव बीन अराउंड एज लॉन्ग एज द पीपल द स्टडी ऑफ कैंसर इज नोन एज। जो कैंसर है हर जीवाणु समूह का एक भाग है और जब से आदमी है तब से वह मौजूद है। सिंपल सी बात है, जब से होगा तब से मौजूद है। तो इसे जो कैंसर के अध्ययन को कहते हैं, कैंसर के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो यहाँ देखिए, कल हमने आपको ऐप पर एक वीडियो डाली थी जिसमें हमने विभिन्न प्रकार की ब्रांचेस बताई थी। तो ब्रांचेस से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो ब्रांचेस की बात कर रहा है यानी शाखा की बात कर रहा है, उस शाखा को हम क्या कहते हैं? तो उस शाखा को हम ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। और इनकी जो स्टडी साइंटिस्ट करते हैं या इनके वो वैज्ञानिक जो इनका अध्ययन करते हैं उसको ऑन्कोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? ऑन्कोलॉजिस्ट। अब ऑप्शन तो इसका क्या होगा? सी नंबर सही होगा। बात करेंगे फिजियोलॉजी क्या होती है। तो फिजियोलॉजी का मतलब होता है शरीर क्रिया विज्ञान। ये प्लांट में भी हम देखिएगा, जब हम अध्ययन करते हैं तो पौधों में और एनिमल दोनों में हम फिजियोलॉजी का अध्ययन करते हैं। प्लांट की फिजियोलॉजी अलग होती है, एनिमल की फिजियोलॉजी अलग होती है। तो अगर यहाँ लिखा रहेगा प्लांट फिजियोलॉजी तो इसका मतलब पादप का अध्ययन कर रहे हैं, और यदि एनिमल फिजियोलॉजी लिखा रहेगा तो मतलब एनिमल की फिजियोलॉजी का अध्ययन कर रहे हैं। पैथोलॉजी भी इसी प्रकार है। पैथोलॉजी का मतलब होता है रोग विज्ञान। यहाँ रा बनी होगी, रोग विज्ञान। रोग विज्ञान में क्या होता है? विभिन्न प्रकार के रोगों का अध्ययन करते हैं, उनके नियंत्रण की विधियाँ खोजते हैं एवं किस प्रकार से जो डिजीज़ होती हैं उनको डायग्नोस करना, उसका भी अध्ययन इसके अंतर्गत करते हैं। तो दो प्रकार का होता है, एनिमल पैथोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी। न्यूरोलॉजी का मतलब आप सब जानते हैं, जिसमें हम न्यूरॉन्स का अध्ययन करते हैं। किसका करते हैं? न्यूरॉन्स का। जब आपको नर्वस सिस्टम संबंधी प्रॉब्लम होती है तो किसको ढूंढते हैं? आप बोलते हैं हमें न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना है। किसको दिखाना है? न्यूरोलॉजिस्ट को। जो न्यूरॉन संबंधित, जैसे चलने फिरने में पेन होना, मसल्स में खिंचाव होना, खासकर जैसे आप रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम हो तो आप न्यूरोलॉजिस्ट को देखते हैं, जिससे जो न्यूरॉन्स डिस्टर्ब हो रही हैं तो वो। और एक और यहाँ खास फैक्ट है कि जो न्यूरॉन्स होती हैं वो डिवाइड नहीं होती हैं। जो न्यूरॉन्स होती हैं वो डिवाइड नहीं होती हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम का अभाव होता है या सेंट्रियोल का अभाव होता है। इसलिए एक बार न्यूरॉन्स बन गई तो दोबारा न्यूरॉन्स नहीं बनती हैं। तो ये कुछ डाटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नया क्वेश्चन कह रहा है द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ फॉर द फर्टिलाइजिन। फर्टिलाइजिन क्या होता है? तो दो शब्द आपने देखे होंगे, एक होता है फर्टिलाइजिन और एक होता है एंटी फर्टिलाइजिन। एंटी फर्टिलाइजिन दो शब्द होते हैं, फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन। आखिर ये होते क्या हैं? तो ये ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। क्या है? एक ग्लाइकोप्रोटीन्स है। चूंकि बात कर रहे हैं तो ये ग्लाइकोप्रोटीन्स किस में पाई जा रही है? तो ये पाई जा रही है, ग्लाइकोप्रोटीन्स पाई जाती है सरफेस पर, ओवम के। ओवम का जो सरफेस होता है उस पर ये ग्लाइकोप्रोटीन्स पाई जाती है। इस ग्लाइकोप्रोटीन्स को हम किसके नाम से जानते हैं? फर्टिलाइजिन के नाम से जानते हैं। अब ये एंटी फर्टिलाइजिन क्या है? तो ये स्पर्म पर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्पर्म पे। ये क्या करते हैं? इन्हीं के कारण एक दूसरे से ये क्या करते हैं? आकर्षित भी होते हैं और चिपकते भी हैं। तो ये फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन का मुख्य कार्य है। अगर फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन नहीं होगा तो एक तरह का नहीं होगा तो दोनों आपस में मिल नहीं पाएंगे। तो इसी को फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन के नाम से जानते हैं। अगर इसका और डिटेल जानना है, ये चूंकि क्वेश्चन कहाँ से बना तो ये एम्ब्रियोलॉजी से बना हुआ है, और डिटेल आपको उपलब्ध कराते हैं। तो इसमें होता क्या है, अगर और हम आपको बता दें तो ये जो ओवम होता है ये क्या होता है? मान लेते हैं ह्यूमन ओवम है। तो ह्यूमन ओवम के चारों ओर एक प्रोटीनियस या ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ जेली लाइक एक चिपचिपा पदार्थ रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजिन। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजिन। और
मनुष्य के ही स्पर्म में एंटी फर्टिलाइजिन पाया जाता है। ये दोनों जब पास में आते हैं आकर्षित होकर चिपकते हैं, तो दोनों अगर फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन एक दूसरे से पेयरिंग कर पाए तो क्या करते हैं, इसी के बेस पर कई सारे ओवम इसमें कई सारे ओवम से कई सारे स्पर्म चिपक जाते हैं। तो ये प्रायः जनन करने में या फर्टिलाइजेशन करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पोलियो इम्यूनाइजिंग वैक्सीन वाज डेवलप्ड बाय, जो पोलियो प्रतिरक्षा टीका किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो पोलियो जो प्रतिरक्षा टीका है वो किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो डॉक्टर साल्क के द्वारा विकसित किया गया था। किसके, डॉक्टर साल्क के द्वारा। इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ डॉक्टर साल्क की बात करेंगे और डॉक्टर साल्क ने इसको खोजा था। इनका पूरा नाम जोन्स साल्क है। क्या है इनका जो पूरा नाम है, वो क्या है, जोनस साल्क है, ये इनका पूरा नाम है। इन्होंने कैसा टीका खोजा था इसका, तो वो था इंजेक्टेबल। ध्यान रखिएगा कैसा था, इंजेक्टेबल था, यानी इंजेक्टेबल का मतलब इनका इनका टीका था या इनकी जो वैक्सीन थी वो इंजेक्शन के रूप में, ध्यान रखिए, इंजेक्शन के रूप में दी जाती थी। जैसे कि अभी कोरोना की वैक्सीन होता है ना, निडल्स के थ्रू की जाती है। और एक दूसरे साइंटिस्ट थे, अगर यहाँ और एक साइंटिस्ट का नाम दे, जो ओरल पीडियो, जो हम ड्रॉप से पीते हैं, OPV बोलते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन है, जो अभी बच्चों को ड्रॉप से पिलाई जाती है। तो उसकी जो खोज की थी, ध्यान रखिएगा, उसकी अल्बर्ट ब्रूस सेबिन ने की थी। अल्बर्ट ब्रूस सेबिन, ये पूरा नाम है, अल्बर्ट ब्रूस सेविन। इन वैज्ञानिक ने जो की थी वो जो इस समय प्रेजेंट टाइम पे एक बूंद जिंदगी का जो आता था वो ये था। और साल्क ने कौन सा किया था, तो जॉन साल्क ने किया था इंजेक्टेबल, जो इंजेक्शन के रूप में दी जाती है। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी, तो एडवर्ड जेनर ने चिकन पॉक्स की वैक्सीन की खोज की थी। किसकी की थी, चिकन पॉक्स, स्मॉल चिकन पॉक्स की खोज की थी, यानी स्मॉल जो पॉक्स होता है उसके वैक्सीन की खोज की थी, स्मॉल पॉक्स। और लुइस पास्चर ने किसकी खोज की थी, तो ये भी बहुत क्वेश्चन पूछता है, लुइस पास्चर के बारे में पूछता है, लुइस पास्चर। तो लुइस पास्चर ने किसकी खोज की थी, तो लुइस पास्चर ने जो खोज की थी वो रेबीज के टीके की थी। किसकी की थी, रेबीज, और दूसरा था एंथ्रेक्स, इसकी खोज की थी। इन दो की मुख्यतः इनका श्रेय दिया जाता है। और बहुत सारी फिर वैक्सीन्स हैं। BCG को जो कैलमेट ग्वेरिन ने किया था, इसी के आधार पर BCG का नाम बैसिलस कैलमेटी ग्वेरिन के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कहीं हमने पढ़ा था, किसी एग्जाम में पूछा गया था कि BCG का फुल फॉर्म क्या होता है। BCG का टीका लगता है ना, बच्चों को जैसा जन्म लेता है तो BCG का पहले टीका लगता है। तो इसको एक्चुअली में बोलते क्या है, ये बी से तो बैसिलस हो गया, बैसिलस। और इनके खोजकर्ता थे कौन थे, कैलमेटी, ध्यान रखिएगा खोजकर्ता कौन थे, तो कैलमेटी ग्वेरिन थे। तो इसी का नाम उन्हीं के नाम पर रख दिया गया है, तो कैलमेटी ग्वेरिन, ये है पूरा नाम इनका है। इनके नाम के बाद वैज्ञानिक का नाम ऐड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण डाटा था। इसके अलावा टीकों के नाम के फुल फॉर्म भी पूछ देता है, OPV, DPD डिप्थेरिया, और पर्टुसिस टेटनस के नाम से जानते हैं, MMR, मेसल्स, मम्स, रुबेला। तो ऐसे आप टीकों के नाम भी आप देख सकते हैं और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और चूंकि ये क्वेश्चन वही डिस्कस कर रहे हैं जो बने यहाँ, ये मतलब नहीं कि ये क्वेश्चन आपको यहाँ इन क्वेश्चन के साथ 10 क्वेश्चंस के आंसर आपको देना, ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हम आपको एक और जानकारी दे दें कि आपके लिए नई मेंबरशिप शुरू कर दी गई है। जो मित्र हमारे चाहते हैं कि मेंबरशिप ले लें, तो उनके लिए नई मेंबरशिप उपलब्ध करा दी गई है। इस नई मेंबरशिप में आपको मिलेगा क्या, ये भी हम देख लेते हैं क्या मिलने वाला है। तो यहाँ अभी ये वाली जो मेंबरशिप है आपकी, ये अगर आप ज्वाइन करते हैं तो यहाँ आपको नोट्स और प्रैक्टिस सेट और GS तो अभी एक्टिवेट नहीं की है, एक्टिवेट ये है। 499 की मेंबरशिप आप अगर लेते हैं तो यहाँ नोट्स, प्रैक्टिस सेट और GS नोट्स और डिस्कशन सारा कुछ आपको फ्री मिलेगा। वन टाइम पे करना है 499, क्योंकि अब जो एग्ज़ाम आने वाला है LT का आने वाला है और बड़ी वैकेंसियाँ आपकी KVS की भी आने वाली हैं।
जो बड़ी वैकेंसी आने वाली हैं वो केवीएस की आने वाली हैं, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। तो केवीएस की वैकेंसियां आने वाली हैं, तो हम टारगेट करेंगे केवीएस की वैकेंसी को। और किसको टारगेट करेंगे? आपके 499 की जो मेंबरशिप में एलटी की वैकेंसी को। एलटी की वैकेंसी कभी भी आ सकती है। और चूंकि एक ही ध्यान दीजिएगा, अब जो गवर्नमेंट का सिनेरियो है, फॉर्म भरना है, 2 से 3 माह में एग्ज़ाम हो जाएगा, और एलटी का सिलेबस इतना बड़ा ज़्यादा है कि आप 2 से 3 माह में उसका कुछ कर ही नहीं से एक हिस्सा भी नहीं पढ़ सकते। उसका सिलेबस इतना बड़ा है, ब्रॉड है, कि 6 से 8 माह आपको लगेंगे ख़त्म करने में सही से। भाई एक वो होता है पढ़ना है ना कि एकदम पन्ने पलट के पढ़ना है, तो आप एक दिन में 1000 पेज की बुक तो आप एक 2 घंटे में पढ़ जाएंगे अगर पन्ने पलटना है। यदि क्वेश्चन एग्जाम में ना गलत हो तो बार बार रिवीजन करते हुए अगर चलना है तो लगभग 6 से 8 माह लगेंगे। तो ये सब यहाँ मिलेगा। अगर आप 899 की मेंबरशिप लेंगे तो यहाँ वीडियो भी मिलेंगे, नोट्स, प्रैक्टिस सेट, सारा कुछ मिलेगा। जो वीडियो आएंगे वो लाइव फॉर्म में आएंगे, अर्थात वो जो वीडियो आपको मिलेंगे वो लाइव वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, वो वीडियो सारे आपको लाइव मिलेंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट उसकी। तो आपको करना क्या है कि आप हमारा ऐप जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, और जो ऐप है उसको डाउनलोड करने के बाद तो अभी आप इसको ऐड कैसे कर सकते हैं, कैसे चला सकते हैं। तो आप गूगल पे प्ले स्टोर पे जाएंगे और यहाँ सर्च करेंगे डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी, ये वैसे ये दिखेगा। आप इसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद ये वाला जो ऑप्शन सबसे नीचे आ रहा था साइन अप, साइन अप के बाद ये जो आप देख रहे थे, ये जो ऑप्शन आ रहा था, ये ओपन करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद, ओपन करने के बाद इस तरह का फेस खुलेगा। ये ऑप्शन आ रहा है साइन अप का। ये जो साइन अप का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ आपको नेम, ईमेल और मोबाइल नंबर डालना है। ये नाम और ये सब डालने के बाद आपको लॉगिन पासवर्ड मिल जाएगा। लॉगिन पासवर्ड यहाँ आप अपने स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। इनरोलमेंट आईडी में आपको लॉगिन आईडी डालनी है और पासवर्ड डालना है। जैसे आप डाल के ओके करेंगे वैसे ही ये आपका ऐप खुल जाएगा। जैसे ही ये ऐप खुल जाएगा वैसे ही इस तरह का आपको फेस दिखेगा। ये यहाँ चूंकि हमने परचेस कर रखा है, 499 लिखा रहेगा, बाय नाउ पे क्लिक करना है। तो यहाँ केवल नोट्स, प्रैक्टिस सेट, जीएस नोट्स और डिस्कशन सिर्फ मिलेगा। और हमारा दूसरा जो है वो ये है, ये वाला। यहाँ आपको पूरा का पूरा डिटेल दिया जाएगा इस वाले पे। यहाँ आपको कंप्लीट सोल्यूशन, लाइव वीडियोस भी मिलेंगी, नोट्स और सब सारा कुछ मिलेगा। इस तरह का फेस खुल जाएगा। यहाँ आपको एमसीक्यू भी उपलब्ध होंगे, पीडीएफ फॉर्म में नोट्स भी उपलब्ध होंगे। तो इस तरह से पूरा का पूरा डाटा आपको मिलेगा। उसके अलावा आपको यहाँ वीडियो पे आपको वीडियो मिलेंगे और इस तरीके से फेस खुलेगा। ओल्ड सॉल्व पेपर, मिक्स्ड एमसीक्यू चैप्टर वाइज, और ये इस तरह से आपको यहाँ बॉटनी के नोट्स, मतलब बॉटनी की क्लास और जूलॉजी की क्लास अलग अलग आपको मिलेगी। इस तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो हमारे आपने प्लान सारे देख लिए। ये 499 का प्लान है, 1 टाइम पे करना है। और ये 499 ईएलटी के साथ यहाँ टीजीटी और इसके अलावा पीजीटी की भी तैयारी आपको साथ में कराते चलेंगे। ध्यान रखिएगा, ईएलटी के साथ टीजीटी पीजीटी की भी आपकी तैयारी साथ में हो जाएगी इन फ्यूचर एग्जाम के लिए। और यहाँ भी आप जुड़ते हैं तो केवीएस का भी मैटर आपको, चूँकि नोट्स फॉर्म में केवीएस का पूरा मैटर आपको मिल जाएगा, नोट्स उसके, तो सब कुछ यहाँ है। यही हाल यहाँ भी रहेगा। यहाँ टीजीटी और पीजीटी और उसके अलावा अगर केवीएस की बड़ी वैकेंसी आने वाली है, ध्यान रखिएगा केवीएस की जो है वो बड़ी वैकेंसी आने वाली है केवीएस की। तो केवीएस की बड़ी वैकेंसी के लिए पूरा लिख नहीं रहा है, केवीएस की बड़ी वैकेंसी के लिए आपको यहाँ मटेरियल मिल जाएगा। और बकाया जो वीडियो है, नोट्स हैं, प्रैक्टिस सेट है, लगभग देखिए यूपी पीजीटी टीजीटी केवीएस का जो सिलेबस है लगभग 80% सेम है और 20% का अंतर है, तो वो भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ जो भी मेंबरशिप देनी है 1 टाइम देना है, कोई भी आगे पे नहीं करना है। तो आप तुरंत जुड़ें। और हमारा उद्देश्य है कि लगातार पढ़ाई करना, ये उद्देश्य नहीं कि आज 1 टाइम आप पे कर लीजिए और उसके साथ आप पढ़ना बंद कर दीजिए। यहाँ लगातार आपसे अध्ययन कार्य होगा और आपको नोट्स, डिस्कशन पे डेली मैं डिस्कशन करता हूँ, प्रैक्टिस से डेली मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, जीएस का भी हम डिस्कशन किया करेंगे। रात में मैंने सोच लिया है करंट का। तो आप 899 या 499 की मेंबरशिप ले सकते हैं। चलते हैं अपनी क्लास की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन एक्वस सोल्यूशन द acridine molecules bind to the DNA by the inserting themselves between the adjacent base pair. The process is called। जलीय विलयन में एक्रिडीन अणु स्वयं को समीपवर्ती बेस युग्मकों के बीच अंतर्वेशन कर
कर से बंधन करते हैं, ये प्रक्रिया कहलाती है। तो उसे हम इंटरकैलेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरकैलेशन। ध्यान रखिएगा, ये जीआईसी में पूछे गए ही क्वेश्चन है। इन द एक्वस सोल्यूशन द एक्रिडीन, वही क्वेश्चन है, हमें लगता है दोबारा आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द ब्रांच of the study dealing with the study of old age and aging is known as, वृद्धावस्था और वृद्धिकरण के विषय में जिस शाखा द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है उसे कहते हैं। तो जिसमें देखिएगा बुढ़ापे का अध्ययन करते हैं या जिसमें एज बढ़ने का अध्ययन करते हैं उसे हम जेरेंटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेरेंटोलॉजी के नाम से जानते हैं। पैथोलॉजी क्या है? ये रोग विज्ञान है। क्या है? रोग विज्ञान, जिसमें हम रोगों का अध्ययन करते हैं। एम्ब्रियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? भ्रूण का अध्ययन करते हैं या भ्रूण की स्टडी करते हैं। ध्यान रखिएगा। इकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो जो ऑर्गेनिज्म है या जो जीव है या जो भी जीव है या ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं, जो ऑर्गेनिज्म है उसका उसके इन्वायरमेंट के साथ किस प्रकार से कनेक्शन, इन सब का अध्ययन करते हैं इकोलॉजी के अंतर्गत। तो चूंकि यहाँ वृद्धावस्था से मतलब है तो जेरेंटोलॉजी के नाम से जानते हैं। ये बिल्कुल नया क्वेश्चन आ चुका है और एग्जाम में पूछा है। तो एपोप्टोप्सिस किसे कहते हैं? एपोप्टोप्सिस किसे कहते हैं? तो एपोप्टोप्सिस वह क्रिया है जिसमें कोशिका की मृत्यु होती है, सेल डेथ होती है। ध्यान रखिएगा, सेल डेथ होती है। कैसी होती है? प्रोग्राम्ड कोशिका क्रय मतलब कर्म बोल सकते हैं, क्रमबद्ध बोल सकते हैं या कार्यक्रम के अनुसार मृत्यु होती है। जैसे कि हम लोगों में जहाँ की कोशिका की मृत्यु होनी होगी वो बिल्कुल फिक्स होता है कि इतनी एज के बाद ये मर जाएगी, इतनी एज के बाद ये मर जाएगी। इसी हिसाब से हमने क्या होता है, धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर हम लोग बढ़ने लगते हैं। जो कोशिकाओं के बनने की क्रिया होती है या कोशिकाओं की एक्टिवेशन वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। तो ये जो है इसी को ही हम एपोप्टोप्सिस के नाम से जानते हैं। बिल्कुल नया क्वेश्चन है और फंसाने वाला है। तो ऑप्शन हम इसका बी सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है लॉन्ग नेक, थोड़ा सा इसको सही, कि लॉन्ग नेक की बात कर रहा है। लॉन्ग नेक ऑफ कैमल, लॉन्ग नेक ऑफ द कैमल इज ड्यू टू, ऊंट की गर्दन लंबी होने का कारण क्या है? तो देखिए इसके दो आंसर दिए हैं। नेट पे कुछ और दे रहा है और बुक में कुछ और दे रहा है, तो थोड़ा सा इसमें आप कंफ्यूज ना होइएगा। तो एक जगह आंसर ये आ रहा है इसका कि डेवलपमेंट ऑफ द एक्स्ट्रा बोनी प्लेट्स बिटवीन द सक्सेसिव नेक ऑफ वर्टिब्रेट, ग्रीवा की कशेरुकियों के बीच बीच में अतिरिक्त अस्तीय प्लेटों का विकास होना। जो इसमें जो ये होती हैं ये वर्टिब्री, उनके बीच में कुछ प्लेट का बन जाना से क्या होता है, ऊंट की जो गर्दन होती है, आपने देखा होगा ऊंट की गर्दन बहुत लंबी होती है, इस तरीके से मान लेते इतनी लंबी होती है और वो उसका रेगिस्तान में रहने के लिए एडॉप्टिव होती है, डिज़र्ट में। चूँकि लंबी जो गर्दन होगी तो जो पेड़ होते हैं रेगिस्तान में बबूल आदि के वो बड़े होते हैं। चूँकि मिट्टी जो वहाँ की होती है पानी कम होने के कारण घास नहीं होती है, तो ये उन्हीं पौधों से भोजन करते हैं। तो अगर गर्दन लंबी नहीं होगी तो पेड़ों से ये पत्तियों को कैसे तोड़ पाएंगे या पेड़ों से कैसे भोजन कर पाएंगे। इसलिए प्रकृति ने क्या किया, सबको बैलेंस कर रखा है। जो जहाँ का है उसमें उसी के अनुकूल एडॉप्टेशन देखने को मिलता है। और जैसे बकरी है, आपके यहाँ बकरी है, गाय है, भैंस है, तो ये किस क्षेत्र में ज़्यादा पाए जाते हैं? ये समतली क्षेत्र में ज़्यादा पाए जा रहे हैं, ऐसे क्षेत्र में पाए जा रहे हैं जहाँ प्रॉपर वर्षा होती है और जंगलों के साथ साथ घास के मैदान भी है। तो इनको गर्दन ऊपर ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये है। और कहीं कहीं ऑप्शन इसका जो दिया है कि इंक्रीज द लेंथ ऑफ नेक वर्टिब्री, इसका ऑप्शन कहीं कहीं सी दिया, ए दिया, तो हम ए को सही मानकर चल रहे हैं। दोनों ऑप्शन दिए हैं तो इसलिए हमने दोनों आपको बता दिए हैं, जिससे आप भी कंफ्यूज ना हो कि सर ने ये कहा है ये कहा है, तो दोनों को हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुबंधित प्रतिक्षेप का जनक किसे कहा जाता है? हु कैन बी कॉल्ड एज फादर ऑफ कंडीशनल रिफ्लेक्स। ये कंडीशनल रिफ्लेक्स वाला क्वेश्चन कहाँ से पूछ दिया? ये आपके नर्वस सिस्टम से आया है। कहाँ से आया है? नर्वस सिस्टम से ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा बिहेवियर जो है ये वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो किसने दिया था? पावलाव ने दिया था। पावलाव में किसने प्रयोग किया था? तो आपने जब बीएड किया होगा
बीएड किया होगा तो जो वहाँ साइकोलॉजी चलती है, कौन चलती है, साइकोलॉजी चलती है, वहाँ आपने इसको पढ़ा होगा। पहला पहला आपने क्या किया था, कुत्ते पर प्रयोग किया था। उन्होंने एक प्रकार का तंत्र बनाया था, उसमें उसको उठाया और घंटी बजाते थे, खाना दे रहे थे, फिर घंटी बजा रहे थे, खाना दे रहे। एक बार उन्होंने सिर्फ घंटी बजाई और खाना दे नहीं दिया तो कुत्ते ने लार टपकाना शुरू कर दिया, तो वो था ये, देख लीजिएगा आप उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ इज कॉल्ड स्टेटो एक्वास्टिक ऑर्गन्स बिकॉज इट इज कंसर्ड विथ। कला गहन को श्रवण का संतुलन अंग भी कहते हैं, श्रवण के साथ संतुलन अंग भी कहते हैं मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ। तो उसकी बात कर रहा है, इसकी हम आपको संरचना भी बनाते चलें जिससे कंफ्यूजन ना हो। संरचना देखेंगे तो इस तरह से ईयर्स जब हम बनाते हैं, मान लेते हैं ये ईयर्स है, ये ईयर्स है, ये मुझे लगता है जगह कम पड़ेगी, चलिए थोड़ा सा इसको छोटा बना लेते हैं, ये ऐसे। तो ये तो हमारा ईयर पिन्ना है, ये क्या है, ईयर पिन्ना है। और इसके अलावा ये वाला जो भाग होता है, ये यहाँ ये वाला भाग हमारा ईयर ड्रम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ईयर ड्रम, जैसे कान का पर्दा के नाम से आप जानते हैं, ईयर ड्रम के नाम से जानते हैं। और इसके अलावा यहाँ 3 बोन्स ये पाई जाती हैं, ये जिनको हम माइलस इनकस और स्टेपीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माइलस इनकस और स्टेपीज बोलते हैं। और यहाँ से आशियन ट्यूब्स निकलती है। एक ये वाला हिस्सा होता है, ये अंदर वाला। तो इस पूरी संरचना को हम बोनी लेब्रियंथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोनी लेब्रियंथ बोलते हैं, बोनी लेब्रियंथ बोलते हैं। ये हम बनाएंगे, बोनी लेब्रियंथ बोलते हैं। और इसके अंतर्गत ये कुछ इस तरीके से संरचना दिखाई देती है, ये ऐसी, जिसको हम जो बोलते हैं वो मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ के नाम से जानते हैं, लेब्रियंथ के नाम से जानते हैं। तो जो मेम्ब्रेन लेब्रिंथ है इसकी बात कर रहा, तो ये सुनने में भी मदद करती है और संतुलन में भी मदद करती है, मतलब बैलेंस भी सहायता का बनाती है, जिससे हम गिरे नहीं, सीधे होकर चलते रहें। तो यानी ये सुनने का भी कार्य करेगी और बैलेंसिंग, तो इसका आंसर आएगा सी, बोथ। ये संरचना आपको जब हम ईयर आपको ऐप पर पढ़ाएंगे तो वहाँ पूरी संरचना एक एक आपसे डिस्कस कर लेंगे। विच ऑफ दीज बर्ड बिल्ड इट नेस्ट आउटसाइड ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा पक्षी भारतवर्ष के बाहर घोंसला बनाता है। तो कौन सा पक्षी है, तो वो है खंजन चिड़िया। कौन सी है, खंजन। वेस्टेल जो है इसे खंजन चिड़िया के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन ये करेंगे। जो कोकू है, कोयल, कोयल तो आप सब जानते हैं बहुत चालाक होती है, और ये क्या करती है, अपने जो अंडे होते हैं, अपने जो एग होते हैं वो अपने घोंसले में नहीं देती, ये किस में, अपने अंडों को देती है। जो क्रो होता है, क्रो मीन्स समझते हैं, कौवा, जो क्रो होता है उसके घोंसलों में देता है, तो कौवा ही इसको पालता रहता है, चूंकि काली ये भी होती है तो ये इतनी चालाक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्मॉलेस्ट बोन इन मैमल्स इज। स्तनियों में पाई जाने वाली सबसे छोटी अस्थि कौन सी है। स्तनियों में जब अस्थि की बात करते हैं, तो जब सबसे छोटी अस्थि की बात करते हैं तो स्टेपीज है। कौन सी हड्डी है, स्टेपीज सबसे छोटी है। और स्टेपीज बोन पाई कहाँ जाती है, तो ये पाई जाती है ईयर में। कहाँ पाई जाती है, ईयर में। अगर वाइडेस्ट बोन बोल दें, ध्यान रखिएगा, अगर पूछ दे वाइडेस्ट बोन, वाइडेस्ट बोन का मतलब सबसे चौड़ी, तो स्कैपुला है। क्या है, स्कैपुला। और स्कैपुला कहाँ पाई जाती है, तो पेक्टोरल गर्डिल में पाई जाती है। पेक्टोरल गर्डिल में देखने को मिलती है। कहाँ मिलती है, पेक्टोरल गर्डिल में देखने को मिलती है। वाइडेस्ट बोन की बात कर दे। और अगर लार्जर बोन की बात कर दे, लार्जर बोन की सबसे बड़ी बोन कौन सी है, तो फीमर है। कौन सी है, फीमर है, जो कि हिंड लिम्ब में पाई जाती है, हिंड लिम्ब में पाई जाती है। अगर ये फ्लोटिंग रिप्स की बात कर रहा है, तो जो रिप्स होती हैं, हमने रिप्स के बारे में आपको बताया था कि जो रिप्स होती हैं तो इनकी जो संख्या होती है तो ये 12 पेयर्स होती हैं। कितनी होती हैं, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बना है, 12 पेयर्स होती हैं। रिप्स जो होती हैं 12 पेयर्स होती हैं। इनमें से जब 12 पेयर्स की बात करेंगे तो थोड़ा सा इस पे हाथ देख लेते हैं, क्योंकि वहाँ कुछ ज़्यादा सकरा सकरा लग रहा है। 12 पेयर्स हैं। कितनी है, 12 पेयर्स हैं। अब इन 12 पेयर्स को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहले आता है जो 7 पेयर्स, यानी 1 से लेकर 7 तक,
1 2 3 4 5 6 7 इस तरह, ये जो 7 पेयर्स तक होती हैं, ये इनको ट्रू रिप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रू रिप्स बोलते हैं। और जो 8 9 10 नंबर की होती है, 8 9 10, ये 3 जो रिप्स होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं? तो फॉल्स रिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉल्स रिप्स बोलते हैं। और जो तीसरे नंबर में सबसे आता है, इसे इनको 11वीं और 12वीं बोलते हैं, इनको फ्लोटिंग रिप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग रिप्स के नाम से जानते हैं। ये इनका मतलब मीन्स है। और ये होता क्या है? ट्रू रिप्स क्या होती है? तो स्टर्नम पाया जाता है हमारे बीच में। क्या पाया जाता है? स्टर्नम। तो जो रिप्स हमारी स्टर्नम से जुड़ी रहती हैं 1 से लेकर 7 तक, तो ये, तो इनको हम क्या बोलते हैं? ट्रू रिप्स बोलते हैं। ध्यान रखिएगा। फाल्स रिप क्या होती हैं? तो फाल्स रिप स्टर्नम से तो जुड़ती हैं, ये मान लेते हैं स्टर्नम से जुड़ती हैं, मगर स्वयं न जुड़कर एक मसल्स के द्वारा, ऐसे कलर दूसरा ले लें, मान लो स्वयं न जुड़ के इस मसल्स के द्वारा जुड़ी है, ये रिप्स है मसल, तो उनको फाल्स रिप्स के नाम से जानते हैं। और जो फ्लोटिंग रिप्स होती हैं ये स्टर्नम से कनेक्ट नहीं होती हैं। जो हमारी 11वीं और 12वीं नंबर की है, यानी 11 और जो 12 नंबर की रिप्स है, ये क्या होती है? ये 11 और 12 नंबर की जो रिप्स होती है, ये क्या होती है? जो स्टर्नम है, जो स्टर्नम है उससे क्या होती है? अटैच नहीं रहती हैं, अटैच्ड नहीं रहती हैं। तो ऐसी स्थिति में इनको हम फ्लोटिंग रिप्स या तैरती हुई रिप्स के नाम से जानते हैं। तो ये पूरी आपको रिप्स की कहानी पता चल गई होगी। तो मुझे लगता है क्वेश्चन यहाँ से कैसे भी घुमा के पूछे आप गलत नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच इज फिल्टर फीडर बर्ड्स, यहां लिखा रहेगा बर्ड्स। क्या है? फिल्टर फीडर बर्ड कौन सी है, चिड़िया इसमें कौन सी है? तो देखिए कीवी और शुतुरमुर्ग, पीजन, ये सब कैसी चिड़िया हैं जो प्राय वैसे पाई जाती हैं लैंड पे। और यहाँ चूंकि फिल्टर फीडर से संबंधित समझ लीजिएगा, ये तो तभी कर पाया जाए जब वाटर में जो भोजन लेता हो। वाटर में यहाँ कौन लेता है? डक, बदक। और बदक की चोंच कैसी होती है? तो इसकी चोंच कुछ इस तरीके से होती है, ये ऐसी चौड़ी होती है आगे। ये क्या करती है? अपनी चोंच को ऐसे पानी में हिलाती रहती है, तो उसमें जो छोटे छोटे जीव होते हैं या जो भोजन होता है वो इसके अंदर चला जाता है, डक के अंदर। तो इसी को फिल्टर फीडर के नाम से जानते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेम द ड्रग प्रोड्यूस्ड थ्रू द बायोटेक्नोलॉजी फॉर द कैंसर ट्रीटमेंट, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के इलाज के लिए उत्पन्न की गई औषधि है। तो कैंसर के इलाज के लिए कौन सी औषधि का प्रयोग किया गया? तो इंटरफेरॉन्स है। एक्चुअली में इंटरफेरॉन्स क्या है? एक प्रोटीनियस सब्सटेंस है। कैसा है? प्रोटीनियस सब्सटेंसेस है, ध्यान रखिएगा। ये सब्सटेंस कैसा है? प्रोटीनियस सब्सटेंस है। और ये प्रायः हमारे शरीर में कब बनता है? जब वायरस का इन्फेक्शन होता है। किसका इन्फेक्शन होता है? वायरस का। तो इंटरफेरॉन से इसका इलाज करते हैं। और इंटरफेरॉन्स प्रायः वायरस के अगेंस्ट बनता है, और इसको प्रायः हम IFNS के भी नाम से जानते हैं। IFNS भी लिखते हैं इंटरफेरॉन्स, ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन आपके ELT बायोलॉजी, ये भी नहीं, मतलब ये जो आपका जो कैंसर वाला ये नहीं, उन्होंने इंटरफेरॉन से क्वेश्चन पूछा था IFNS से, शायद LT 2018 में आया हो या फिर PGT या TGT में पूछा गया क्वेश्चन है। और इसको डिस्कवर्ड किसने किया था? इंटरफेरॉन्स को जब डिस्कवरी की बात करते हैं तो डिस्कवर्ड किसने किया था? डिस्कवर्ड किसने किया था या खोजा किसने था? तो ईसैक्स ने खोजा था। एलिक ईसैक्स बोलते हैं, तो सीधे ईसैक्स लिख लेते हैं। ईसैक्स किसने खोजा था? ईसैक्स ने। एंड लिंडेमैन्स, एंड ध्यान रखिएगा लिंडेमैन, इन दो वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की थी। और इंटरफेरॉन्स प्रायः 3 प्रकार के होते हैं, 3 मॉलिक्यूलर टाइप होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। इसलिए बता रहे हैं कि इंटरफेरॉन से क्वेश्चन बनेगा, गलत ना हो। एक होता है अल्फा, बीटा, और तीसरा जो होता है गामा। अल्फा बीटा इंटरफेरॉन्स, तो IFN, IFN और IFN, ये हो गया हमारा इंटरफेरॉन्स। ध्यान रखिएगा। ये प्रोड्यूस्ड होते हैं ल्यूकोसाइड से। अल्फा वाले किससे प्रोड्यूस्ड होते हैं? कलर दूसरा ले लें,
ये प्रोड्यूस्ड किससे होते हैं? तो ये प्रोड्यूस्ड होते हैं ल्यूकोसाइट से, ल्यूकोसाइट से प्रोड्यूस्ड होते हैं, ध्यान रखिएगा। और बीटा किससे होते हैं? फाइब्रोब्लास्ट। किससे होते हैं? फाइब्रोब्लास्ट से। तो ये किससे होते हैं? फाइब्रोब्लास्ट से बनते हैं, ये फाइब्रोब्लास्ट में बनते हैं। और गामा वाला कहाँ बनता है? तो गामा वाला लिम्फोसाइट्स में बनता है। कहाँ बनता है? लिम्फोसाइट्स में, लिम्फोसाइट्स में बनता है। तो ये बनने की जगह है कि कौन वाला कहाँ बनता है। ये एंटीवायरल प्रोटीन है, ध्यान रखिएगा। ये प्रायः एंटीवायरल प्रोटीन है, तो वायरस के अगेंस्ट पूछे तब इसको सही करना है, मगर इसका प्रयोग हम कैंसर में भी करते हैं, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच आर द फॉलोइंग शोज ल्यूमिनेसेंस? कौन प्रकाश उत्सर्जित करता है? इनमें प्रकाश उत्सर्जित करने वाला कौन सा है? हार्डमानिया है, या एसिडिया है, या कियोना है, या पायरोसोमा? तो पायरोसोमा प्रायः बायोल्यूमिनेसेंस होता है, बायोल्यूमिनेसेंस होता है। बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब होता है प्रकाश को उद्दीपित करना, प्रकाश को उद्दीपित करना, उद्दीपित करना, सॉरी आगे लिखेगा नहीं, उद्दीपित करना। तो उद्दीपित करना का मतलब क्या होता है? उत्सर्जित करना, बोल सकते हैं प्रकाश को उत्सर्जित करना, प्रकाश को उत्सर्जित करना। तो कौन करता है? तो ये इसमें पायरोसोमा है जो उत्सर्जित करता है। रात में हमें, जैसे जुगनू होता है वो चमकता है ना रात में, वैसे था दिन में हमें होता तो है, ऐसा तो नहीं कि जीव नहीं होता है, मगर इस प्रकाश में नहीं दिखा देता। जब रात गहरी हो तब वो हमें दिखाई देता है। ऐसे ही पायरोसोमा भी प्रकाश को छोड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज ऑब्जर्व ऑन, विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो प्राय ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो प्राय ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर? इनमें से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कौन सा है? बताइएगा। ऐसा वो कौन सा डिजीज है जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के अंतर्गत आती है? तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के अंतर्गत जो आती है, इसमें से कई सारे रोग होते हैं, तो उसमें से लगा लेंगे जो हम SCID लगा लेंगे। किसको लगा लेंगे? SCID को हम सही कर देंगे। इसमें से जो ए भी सही होगा, इनमें से ये दोनों सही हैं। मिस्थीनिया ग्रेविस भी इसके अंतर्गत आएगा और SCID भी इसी के अंतर्गत आएगा, तो हम इसको भी सही कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, SCID को भी और इसको भी हम सही कर सकते हैं। साफ साफ आपको बुक्स में मिलेगा कि जो माइस्थीनिया ग्रेविस है, इसमें होता क्या है, इसमें मसल जो होते हैं प्रोग्रेसिवली वीकर हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, और इसी के अंतर्गत रियूमेटॉइड अर्थराइटिस भी आता है, हास्मिटो थायरॉइडाइटिस भी आता है, और इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस भी आता है। ये सब इसके अंतर्गत आते हैं, तो इन सब को हम लेकर चलेंगे। तो जो सही करेंगे तो वो हमने आपको बता दिया कि दोनों को हम सही कर सकते हैं। तो इसका जो सटीक आंसर हम लगा लेंगे, तो इसको हम SCID को ना करके हम सीधे लगा लेंगे B को। किसको सही करेंगे? B नंबर को हम सही करेंगे। ध्यान रखिएगा, इसमें हम बिल्कुल जो सही ऑप्शन करेंगे वो B को करेंगे, SCID को नहीं करेंगे, क्योंकि SCID इम्यून डिसऑर्डर में आती है। ध्यान रखिएगा, इम्यून डिसऑर्डर में आती है, डिसऑर्डर के अंतर्गत आती है SCID, जिसको SCID इसके अंतर्गत आती है। और जबकि जो ये वाली डिजीज़, इसको बोलते हैं, SCID का जो फुल फॉर्म होता है सर्व कंबाइंड इम्यून डिफिशियंसी डिजीज़, सर्व कंबाइंड इम्यून डिफिशियंसी डिजीज़ के नाम से जानते हैं ये। और इसमें अब्सेंस रहती हैं B और T, जो सेल्स होती हैं वो अब्सेंट रहती हैं SCID में। जबकि मिस्थीनिया जो ग्रेविस है वो ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है, जो खुद का इम्यून सिस्टम
हमारी अपनी सेल्स को इफ़ेक्ट करने लगता है और हम इससे कारण हमारी जो मसल्स होती हैं वो वीक कमज़ोर हो जाती हैं। तो ऑप्शन इसका जो हम लगाएंगे, यहाँ कन्फ्यूजन जो था वो दूर हो गया है, ऑप्शन बी राइट है, बी ऑप्शन राइट है। और जबकि एस सी आई डी है, एस सी आई डी के अंतर्गत जो आएगा वो इम्यून डिसऑर्डर के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ जो शब्द लगा हुआ है ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर लगा हुआ है, यानी अपना ही इम्यून सिस्टम क्या करता है कि डिसऑर्डर उत्पन्न कर देता है या रोग उत्पन्न कर देता है। तो इस वजह से तो मुझे लगता है कंफर्म हो गया होगा। तो अभी आप हमसे जुड़ सकते हैं, आप हमारा जो डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी आप डालेंगे गूगल प्ले स्टोर पे और वहाँ से आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा ऐप को, और वहाँ साइन अप करके रजिस्टर्ड कर लीजिएगा। उसके बाद मेंबरशिप लीजिएगा, हम आपकी पूरी तैयारी करेंगे। हम आप मिलकर, यहाँ ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, हम एक परिवार की तरह कार्य करते हैं, ना कि कोचिंग संस्थान की तरह। यहाँ आपको नोट्स भी मिलेंगे और हम लोग एक दूसरे की मदद करते हुए आपको आगे बढ़ना है जिससे आप सफल हों। इसी के साथ नमस्कार।